चलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग नियोजन एवं सतत विकास प्लानिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पढ़ेंगे। नियोजन का तात्पर्य क्या होता है? नियोजन का तात्पर्य होता है निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सोच समझकर उपस्थित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम मार्ग का चयन करना। नियोजन के अंतर्गत शामिल क्रियाएं हैं। पहला है, हमें उद्देश्य का निर्धारण करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमें 5 ईयर प्लानिंग करनी है, तो हमें पहले अपने उद्देश्य को निर्धारित करना पड़ेगा कि हम 5 ईयर में क्या करने वाले हैं। फिर हम रणनीति बनाएंगे कि हम ये करने वाले हैं और इसके लिए हम ये रणनीति फॉलो करेंगे। क्रियान्वयन, अब उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा और फिर हमने उसको मूल्यांकन भी करेंगे कि हमने पिछले 5 साल में क्या अचीव किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा उद्देश्य है कि हम 2025 तक भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, तो हम इसके लिए रणनीति बनाएंगे कि हम फलाना सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, हम यहाँ से इन्वेस्ट करेंगे या इस प्रकार से पैसा निकालेंगे, या हम ऐसे क्षेत्रों पर निवेश करेंगे जहाँ से हमको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो उसको एग्जीक्यूट करेंगे और फिर अगर वो लक्ष्य प्राप्त हो जाता है या नहीं भी होता है तो उसको मूल्यांकन करेंगे, कमी कहाँ पर रह गई। एंडी फ्योल के अनुसार नियोजन एक पूर्व दृष्टि है। विकासशील देशों के लिए नियोजन का विशेष महत्व होता है क्योंकि यहाँ सरकार का दायित्व है कि वे उपलब्ध मानवीय संसाधनों का उचित एवं उत्तम ढंग से प्रयोग करे। प्लानिंग की नीड क्या होती है? बेसिकली तो सर्वोत्तम मार्ग का चयन करना। फिर आर्थिक स्थिरता के लिए, आर्थिक सामाजिक असमानता में कमी लाने के लिए, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लिए, प्राकृतिक संसाधनों का प्रभावशाली प्रयोग करने के लिए और संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए। विकास प्रशासन, यह विकासशील देशों का महत्वपूर्ण लक्षण है। इसमें विकास हेतु नीति, योजना, परियोजना शामिल है। भारत में योजना की उत्पत्ति एवं विकास, तो दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, एम.जी. रनाडे के लेखन। वर्ष 1917 में जो रूसी क्रांति के समाजवादी विचारों को नेहरू का समर्थन। नेहरू की बुक थी अ प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया में ब्लूप्रिंट दिया गया था। फिर भारतीय उद्योगपतियों का बॉम्बे प्लान, जेपी नारायण की गांधीवादी योजना, पीपल्स प्लान मसौदा भारतीय श्रम फेडरेशन द्वारा और एम एन रॉय द्वारा तैयार मजदूर वर्ग का दृष्टिकोण। वर्ष 1954 में एम विश्वेश्वरैया की 10 वर्षीय जो योजना आती है, आय को दोगुना करना इसका उद्देश्य था। तो व्यवस्थित जो शुरुआत है प्लानिंग कमीशन की स्थापना के साथ हुई। गठन की सिफारिश वर्ष 1946 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में गठित एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना मार्च 1950 में कर ही दी गई। प्रकृति क्या थी? ये ना तो संवैधानिक संस्था थी और ना ही विधायी, बल्कि कार्यपालिका के आदेशों से बना एक निकाय था। सामाजिक आर्थिक विकास हेतु नियोजन के लिए सर्वोच्च निकाय था। ये एक प्रकार से रिकमेंडेटरी संस्था थी पर अत्यंत शक्तिशाली एवं प्रभावशाली हो गई। कार्य इसका 5 वर्षीय योजनाएं बनाना और इसकी प्रेरणा ये उत्साह से लिया करता था, या उत्साह की प्रेरणा पर आधारित था। ये इसका लक्ष्य बहुआयामी विकास यानी मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट इसका उद्देश्य था। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल योजना आयोग द्वारा निर्मित 5 वर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप देने का कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद का हुआ करता था। इसकी स्थापना मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव से 6 अगस्त 1952 को किया गया था। प्लानिंग कमीशन 1950 को बना और ये 1952 को बना। यह भी ना तो संवैधानिक संस्था थी और ना ही संवैधानिक निकाय था। प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते थे तथा योजना का सचिव ही इसका सचिव होता था। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सभी सदस्य इसके सदस्य होते थे। एनडीसी के मुख्य कार्य केंद्र व राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच सेतु की तरह कार्य करना होता था। वर्तमान में योजना आयोग के भंग किए जाने के बाद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की प्रासंगिकता में कमी आई है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की संरचना नीति आयोग के अनुरूप ही है तथा योजना आयोग के समाप्त होने के बाद अब एनडीसी की आवश्यकता नहीं है। इस समाप्त करने का प्रस्ताव है और व्यवहारिक रूप से यह समाप्त ही है क्योंकि 2011 के बाद इसकी कोई बैठक नहीं हुई। योजना आयोग के कार्य क्या थे? तो संसाधनों के प्रभावशाली एवं संतुलित उपयोग हेतु योजना बनाना, फिर योजना के क्रियान्वयन की प्राथमिकताओं को और चरणों को निर्धारित करना, फिर आर्थिक विकास में बाधक तत्वों का उल्लेख करना, योजना की प्रगति का मूल्यांकन करना, फिर नीति एवं उपायों में आवश्यक तालमेल हेतु सिफारिशें करना। भारत में नियोजित विकास, भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा योजना आयोग द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित है। भारत में अभी तक 12 5 वर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के बाद से
वर्तमान केंद्र सरकार ने अब पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर दीर्घकालिक योजनाओं को प्रोत्साहन दिया है। इसका प्रमुख कारण है 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू होने के बाद लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के महत्व को बढ़ावा मिला। इन अधिनियमों के लागू होने के बाद योजना आयोग के महत्व में निरंतर कमी होती गई। इसे कभी सुपर कैबिनेट व मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विकर्ण माना जाता था। योजना आयोग ने भारतीय संघवाद की मूल आत्मा विकेंद्रीकरण पर प्रहार कर केंद्रीकरण को बढ़ावा दिया। किसी समय भारत की संपूर्ण नियोजन प्रणाली का प्रतिनिधित्व करने वाला संस्थान योजना आयोग कई खामियों के चलते स्वयं निरीक्षण एवं परीक्षण के दायरे में आ गया। कारण क्या थे योजना आयोग के असफलता के? तो पहला था उच्च वृद्धि दर हासिल करने में असफल हुआ ये 2008 से 2013 की बढ़ती हुई इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति। जवाबदेहिता का अभाव था। फिर नीति निर्माण के नए संगठनों से तालमेल का अभाव। प्रधानमंत्री आर्थिक जो सलाहकार परिषद थी और प्रधानमंत्री परियोजना अनुश्रवण जो समूह था उससे ये एक प्रकार से तालमेल नहीं बिठा पा रहा था। गुड गवर्नेंस की स्थापना में यह सफल रहा और सहयोगी विकास का अभाव था। अब नीति आयोग बनता है। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो योजना आयोग ने नियोजन इकाई के रूप में दशकों तक पंचवर्षीय योजनाओं का संचालन किया, लेकिन केंद्र के सत्ता परिवर्तन के बाद सहकारी संघवाद की भावना को केंद्र में रखते हुए न्यूनतम सरकार यानी मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के साथ सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से 15 अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से योजना आयोग को भंग करने का निर्णय लिया। इसके साथ पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण स्वतः ही समाप्त हो गया। भारत विविधताओं वाला देश है, अतः सभी राज्यों पर एक ही विकास नीति को थोपना तर्कसंगत नहीं होता है। इसलिए 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना की गई। इसके उद्देश्य क्या है नीति आयोग के? पहला तो इसका उद्देश्य यही है कि लंबी अवधि हेतु नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन बनाना या लंबी अवधि हेतु नीति निर्माण एवं कार्यक्रम बनाना। फिर मजबूत राष्ट्र निर्माण हेतु सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना, योजना आयोग की तुलना में अधिक संघीय बनना। फिर शैक्षणिक एवं नीति अनुसंधान संस्थाओं में तालमेल परस्पर भागीदारी को प्रोत्साहित करना, थिंक टैंक यानी बौद्धिक संस्थान के रूप में कार्य करना। फिर राज्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर राजनीतिक तकनीकी सलाह देना। फिर समाज के पिछड़े कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान, ज्ञान, नवाचार, उद्यमशीलता, ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय सहायता प्रणाली बनाना। गुड गवर्नेंस की स्थापना पर यह बल देता है। स्थापना तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा, अतः ना तो ये संवैधानिक है ना ही विधायी, बल्कि ये संविधानोत्तर निकाय यानी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसकी संरचना तो इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं जो कि इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। उपाध्यक्ष तो इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है और जो उपाध्यक्ष होता है इसे कैबिनेट रैंक का दर्जा दिया जाता है। पहले इसके जो उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया थे, दूसरे डॉक्टर राजीव कुमार थे और वर्तमान में डॉक्टर सुमन के बेरी हैं। पूर्णकालिक सदस्य प्रधानमंत्री के अलावा होंगे, राज्य मंत्री पद के समकक्ष होंगे ये। फिर अंशकालिक सदस्य तो अग्रणी विश्वविद्यालयों, शोध संस्थाओं आदि से अधिकतम 2 पदेन सदस्य होंगे। पदेन सदस्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाएंगे। फिर मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी को निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाएगा। पहले इसके श्री सिंधु खुल्लर थे 2015 में, वर्तमान में परमेश्वरन अय्यर बने हुए हैं। फिर गवर्निंग काउंसिल यानी शासकीय परिषद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री प्लस केंद्र प्रदेशों के यानी जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं उनके राज्यपाल इसमें शामिल होते हैं। क्षेत्रीय परिषदें तो विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्रियों व उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है। साधारणतः उपाध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं। नीति आयोग के प्रमुख हब या शाखाएं, टीम इंडिया शाखा है इसकी एक, तो राज्यों एवं केंद्र के बीच इंटरफेस का कार्य करती है ये। राष्ट्रीय सहयोग एवं सहकार का स्थायी मंच है ये। फिर ज्ञान एवं नवोन्मेष या नॉलेज एंड इनोवेशन की ये बात करती है। नीति आयोग के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। तो नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो ग्रामीण विकास प्रक्रिया, दूसरा है अंत्योदय,
पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर आधारित। फिर है समावेशिता यानी कि इंक्लूजन, और नेक्स्ट है जन सहभागिता, पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो नेक्स्ट है नीति आयोग की भूमिका क्या है। जो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है। ये एक थिंक टैंक का काम करता है भारत सरकार के लिए। स्वस्थ अंतर सरकारी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है यानी इंटर गवर्नमेंटल, जो एक हेल्दी इंटर गवर्नमेंटल कंपटीशन को बढ़ावा देता है। ये नवाचार यानी इनोवेशन की बात करता है, तो नीति, व्याख्या, अटल इनोवेशन मिशन और आत्मनिर्भर भारत जैसे ये अप्रोचेस लेके आता है। बॉटम अप अप्रोच है यानी कि नीचे से यहाँ पर निर्णय निर्माण की प्रक्रिया की जाती है। प्रतिस्पर्धी संघवाद यानी कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म को भी बढ़ावा देता है। मैक्रो एवं क्षेत्रीय स्तर के साथ साथ जमीनी स्तर पर भी नियोजन इसमें किया जाता है। नीति आयोग के प्रमुख कार्य, सरकार के थिंक टैंक यानी बौद्धिक संस्थान के रूप में कार्य करता है। 4 प्रकार के प्रमुख गतिविधियां ये करता है। नीति कार्यक्रम की रूपरेखा, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, जांच और परखना। थिंक टैंक एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब की तरह ये भी कार्य करता है। प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग कई प्रकार के रैंकिंग जारी करता है। पहला है स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, फिर राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, भारत नवाचार सूचकांक, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक इत्यादि। भारत में गरीबी के मापन हेतु नीति आयोग राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक नाम से रिपोर्ट जारी करता है। हर महीने आकांक्षी जिलों के प्रदर्शन के लिए डेल्टा रैंकिंग जारी करता है और महिला उद्यमिता मंच की स्थापना करता है, या इसने की। फिर नीति आयोग का विकास, निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय, डेवलपिंग, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिसर, DMEO ऑफ नीति आयोग। तो इसकी स्थापना 18 सितंबर 2015 को की गई थी। नीति आयोग का ये संलग्न कार्यालय है। मुख्य कार्य क्या है इसका, भारत सरकार के कार्यक्रमों और पहलों के क्रियान्वयन की सक्रिय निगरानी एवं मूल्यांकन करना। कार्यक्रम मूल्यांकन कार्यालय PEO प्लस स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय IEO इज इक्वल टू DMEO। नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर क्या था, तो नीति आयोग एक थिंक टैंक की तरह काम करता है, रिकमेंडेटरी या सलाहकारी थिंक टैंक की भूमिका निभाता है ये। योजना आयोग स्वयं द्वारा योजना का निर्माण करता था, है ना। नीति आयोग बेसिकली इसमें व्यापक विशेषज्ञता होती है, जबकि योजना आयोग में सीमित विशेषज्ञता थी। ये सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता था, नीति आयोग बढ़ावा देता है, और जो योजना आयोग है ये राज्यों की भागीदारी को कम एवं संघवाद को नुकसान पहुंचाता है। फिर जो नीति आयोग है ये बॉटम अप अप्रोच पर आधारित है, जबकि जो योजना आयोग है ये टॉप डाउन अप्रोच पर आधारित है। नीति आयोग ने स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया एट 75 की योजना भी बनाई है, तो अभिनव भारत एट 75 के लिए कार्यनीति। इसमें नीति आयोग ने वर्ष 2022-23 हेतु उद्देश्यों को परिभाषित किया है। इसमें 41 अध्याय हैं जिनका 4 खंडों में विभाजन किया गया है। पहला है वाहक, दूसरा है अवसंरचना, तीसरा है समावेशन और चौथा है गवर्नेंस। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ संरेखित करने का भी प्रयास किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगर आपको ये सीरीज भी दोस्तों अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।